रघुनाथ जी फिलहाल यहाँ से विधायक हैं और ऐसा मुझे लगता है कि हर टीवी चैनल में अब तक ये छप चुका है या आ चुका है कि कहीं न कहीं जो डिस्प्यूट था आप दोनों के बीच में वो बहुत चर्चा का विषय रहा। की बात से सहमत हूँ। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। क्या वो हालात सुधर पाए हैं? नहीं, अब मैं एकदम ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरह से सुधर पाए हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो अल्मोड़ा सीट की अगर मैं बात करूँ तो जो आंतरिक कलह है वो कहीं न कहीं प्रभावित इस बार चुनाव को कर सकती है। यहीं का बच्चा जो बहुत विषम परिस्थिति में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अपने विषम परिस्थिति में परिवार से जीवन यापन करके आगे बढ़ रहा है, उच्च शिक्षा लेने के बाद, तकनीकी शिक्षा लेने के बाद उसके मन में भी ऐसी विकृति आ रही है कि मैं मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपना और अच्छा करने के लिए भी लोग पलायन करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूँ आपके साथ मेघना सचदेवा। 22 की ख्वाहिश यानी कि आखिर जनता 22 में क्या चाहती है, ये जानने के लिए हम लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं और हमारी चुनावी यात्रा का मकसद ये है कि हम ये जानें कि जनता क्या चाहती है। क्या जो वादे चुनावी यात्रा के दौरान नेता करते हैं उन वादों को पूरा किया गया है या फिर नहीं। फिलहाल हम लोग अल्मोड़ा विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद हमें यहाँ पर मुलाकात करने के लिए कुछ लोग मिले, कुछ नेता मिले। उनसे उनकी राय भी ले रहे हैं कि आखिर उनके जनता के लिए दावे और वादे क्या हैं। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद है कैलाश शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद। धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत है अल्मोड़ा में। सर देखिए, अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं और उनके कई मुद्दे हैं जिनको उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगी क्योंकि पहले आप बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तो आपसे तमाम सवाल हैं जो हमारे बनते हैं। पूरे प्रदेश में विकास किस तरह से किया जा रहा है, क्या विकास का जो पैमाना है उसको पूरा किया गया है, क्या जो दावे वादे बीजेपी ने किए वो पूरे किए गए हैं या फिर नहीं। तो क्या लगता है आपको जो डबल इंजन की सरकार है उसके दावे और वादे हकीकत क्या वाकई कुछ और है, क्योंकि आप बीजेपी के हैं तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर पता होगा कि आपकी योजनाएं कितना ग्राउंड पर काम कर रही हैं। देखिए, ये तो पूरी उत्तराखंड की जनता भी जानती है। डबल इंजन की सरकार है और हमने बहुत ही विश्वास के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, विश्व के नेता आदरणीय मोदी जी ने जिस विश्वास से उत्तराखंड की जनता को कहा था कि डबल इंजन की आप सरकार बनाइए, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमने जनता की हर उस समस्या को देखा भी और स्वीकारा भी और उसका समाधान करने का प्रयास भी किया। और मैं मानता हूँ क्योंकि हमारा जो यहाँ का भूगोल है उत्तराखंड का, उसके आधार पर आज भी बहुत सारी काम करने की आवश्यकता है और हमें ईमानदारी के साथ और बहुत कर्मठता के साथ उन कामों को करने की आवश्यकता है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि हम निरंतर विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे, निरंतर इस प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर, उम्मीद बिल्कुल वैसी ही है। देखिए, हम जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, हमें खासकर बेरोज़गारी को लेकर जनता में नाराज़गी नज़र आ रही है। बेरोज़गारी के साथ-साथ पलायन एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और कोरोना काल में कहीं न कहीं उस पलायन की जो असलियत है, आंकड़े जो हैं वो सामने आए। अब तक शायद लोगों को पता नहीं था कितने लोग यहाँ से बाहर गए हुए हैं। लेकिन जब उनका वापस उत्तराखंड आना शुरू हुआ, तब ये आंकड़े सामने आए कि आखिर कितने बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ से पलायन किया है। इसी के साथ सड़कें और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी भी जनता की नाराज़गी की वजह बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ हद तक जनता परिवर्तन चाहती है। क्या आप ये मानते हैं और मुद्दों को लेकर क्या बीजेपी ने अपना 100% दिया है? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और दूसरा पलायन। देखिए, बेरोजगारी क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति पढ़ लिख के चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, जो कि किसी के लिए भी कहीं भी संभव नहीं है। रोजगार हम किस आधार पर उपलब्ध करा सकते हैं? आपको तो जानकारी है ही है। जब उत्तराखंड का राज्य का गठन हुआ तो हमारे तत्कालीन यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया और उसके बाद यहाँ प्रथम विधानसभा का गठन हुआ तो मैं भी उसमें विधायक बना यहाँ से। और उस समय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी और पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में जो बहुत अच्छा तालमेल था, उन्होंने प्रयास किया कि हम इसको आत्मनिर्भर प्रदेश कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वास्तव में बेरोजगारी यहाँ की बहुत बड़ी चिंता है, आज भी चिंता बनी हुई है। तो सिडकुल के माध्यम से बहुत सारा प्रयास किया गया कि हम रोजगारी यहाँ दें और ये दुर्भाग्य भी हो सकता है कि भाई जो अपेक्षा हम लोगों की थी हम वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। और इसमें चाहे किसी की भी सरकार है, मैं किसी का ये नहीं कह रहा कि किसी पर दोष दे रहा हूँ, क्योंकि जो ढांचागत विकास हमको यहाँ करना चाहिए था, जो आवश्यकता यहाँ की है, अभी भी उसकी उसकी ओर हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है। दूसरा 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 विषय, दूसरा आपने कहा पलायन। मैं बिल्कुल इस बात से भी सहमत हूँ, क्योंकि पलायन करने का कारण ये है, देखिए पलायन भी 2 प्रकार से होता है। एक पलायन तो व्यक्ति अपनी मजबूरी के आधार पर करता है
उसको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कि मैं कैसे शाम को अपने परिवार को रोटी दूं, उसकी चिंता करने के लिए वो पलायन करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं है। एक पलायन होता है, व्यक्ति अपना और अच्छा करने के लिए पलायन करता है, तो वो पलायन तो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जो ये पलायन हमारा है रोजगार की दृष्टि से, जो व्यक्ति यहाँ से पलायन कर रहा है, पलायन करके बाहर जा रहा है, उस पलायन को हम कैसे रोक सकते हैं? अब देखिए, खाली नारे से तो वो पलायन रुकेगा नहीं। हमको उसके हिसाब से व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी, हमको रोजगार परक कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, हम व्यक्ति को आत्मनिर्भर कैसे वो हो, उसके लिए हम उसको प्रेरित भी करेंगे, उसको संसाधन भी देंगे। और मैं कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि एक इतना बड़ा पूरे विश्व में ही एक ऐसी महामारी आ गई, कोरोना महामारी, उसने बहुत सारा ब्रेक किया। नहीं तो अभी तक हम बहुत सारा इसमें, हमारी पार्टी, हमारी सरकार कोशिश कर रही थी, काम करती कि हम कहीं ना कहीं व्यक्ति को रोजगार, और क्योंकि जब तक हम इस उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेश में व्यक्ति को रोजगार परक कार्यक्रम नहीं देंगे, ऐसे हम विषयों की जानकारी नहीं देंगे, विषयों को हम संचालित नहीं करेंगे, तो तब तक हम ये जो पलायन को रोकने की बात करते हैं ना, हम इसको नहीं रोक सकते। सर, एक बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ के लोगों के लिए बनी हुई है वो ये है कि जो शिक्षा के साथ साथ अस्पतालों में असुविधाएं हैं वो बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। लोग चाहकर भी अस्पतालों में जाना यहाँ के पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर छोटी सी बीमारी भी है तो उसको बड़ा बनाकर हल्द्वानी या देहरादून, जहाँ बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ उन्हें रेफर कर दिया जाएगा। और इसी दावे वादे के साथ कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि आपके जो घोषणा पत्र होते हैं या आपके जो मैनिफेस्टोज होते हैं उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी कुछ कहा जाता है। लेकिन इन 5 सालों में क्या आपको लगता है कि जो रेफरल सिस्टम है, जो डॉक्टर्स का काम ना करना है या उनका यहाँ पर ना आना है किसी वजह से, मजबूरियों की वजह से या यहाँ परिस्थिति की वजह से वो यहाँ काम नहीं करना चाहते, क्या वो हालात सुधर पाए हैं? नहीं, अब मैं एकदम ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरह से सुधर पाए हैं, लेकिन हमने प्रयास किए। अब देखिए, उत्तराखंड राज्य बना और हमने अपने यहीं के बच्चों को यहाँ मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए 12,000 15,000 की फीस पर उनको मेडिकल की शिक्षा दी, और उनसे ये अपेक्षा भी की, उम्मीद भी की कि भाई तुम डॉक्टर की पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुम यहाँ 5 साल तक कम से कम इंटीरियर क्षेत्र में अपनी सेवा दोगे। अब मैं बाहर के व्यक्ति से क्या कह सकता हूँ, जब हमारा यहीं का बच्चा जो बहुत विषम परिस्थिति में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अपने विषम परिस्थिति में परिवार से जीवन यापन करके आगे बढ़ रहा है, उच्च शिक्षा लेने के बाद, तकनीकी शिक्षा लेने के बाद उसके मन में भी ऐसी विकृति आ रही है कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और लेकिन हमने देखे, जैसे अगर हम ढांचागत की ओर देखें तो हमने बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सालय भवन बनाए, बहुत अच्छे अच्छे उपकरण वहाँ दिए, और बहुत सारा लोगों को निःशुल्क दवा देने का भी प्रयास किया। लेकिन ये बात सही है कि भाई जो उसको संचालित करने वाले लोग हैं ना, हम जब यूपी में थे तब हम कहते थे कि यूपी के लोग हमारे वहाँ के इतिहास भूगोल को नहीं समझ सकते हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको हमारा राज्य चाहिए। राज्य बनने के बाद तो हमारे लोग आगे, सब लोग, तो हम लोग वास्तव में इसके लिए राजनीति से ऊपर उठ के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, देखिए इस बात को तो आपको भी स्वीकारना पड़ेगा, हमने शिक्षा या चिकित्सा को ढांचागत विकास तो किया, उसमें तो हम कहीं पीछे नहीं, और ना भारत सरकार ने ना प्रदेश सरकार ने उसके कहीं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने में कहीं कोई कमी करी। लेकिन हम लोग ही, हमारे ही लोग, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वो उतना योगदान अपना नहीं दे पा रहे। हमको सबको प्रयास करके उनको प्रेरित करना पड़ेगा, उनसे उनका सर्वोच्च योगदान लेना पड़ेगा, तभी हम इस सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए, आपकी माने तो जागरूकता की काफी कमी है और अगर जागरूकता के लिए कार्यक्रम शायद चलाए जाएं तो लोग इसके लिए मान जाएंगे। चलिए, तो बात हो गई सर प्रदेश की, क्योंकि आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं इसलिए सवाल बहुत जरूरी थे, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं, अगर बात करने बैठेंगे तो शायद दिन बीत जाएगा। अब बात करते हैं अल्मोड़ा की। आप यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं, इसलिए अल्मोड़ा की बात करना बहुत जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन सड़कों पर जब हम निकल रहे हैं तो उस लिहाज से हमें बीजेपी के लिए पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी नहीं है, लोगों का कहना है कि बिजली, सड़क, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर बीजेपी को मौका दिया जनता ने, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक है 3 बार रहे, उसके बाद बीजेपी का विधायक यहाँ पर आया, तो उनको लगा कि बीजेपी के विधायक यहाँ काम करेंगे। लेकिन कुछ हद तक जनता जो है वो ऐसे रिव्यूज दे रही है या ऐसा कुछ कह रही है कि उनको लगता है कि वो मौका उन्होंने गलत दिया। तो आपको लगता है कि वाकई इसमें सच्चाई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, वैसे तो मैं जनता का सम्मान करता हूँ, उनको जो लगता होगा वो हो सकता है, उसमें क्या सच्चाई है, क्या है, कैसा है। देखिए, एक तो अभी जो सड़कों की दुर्दशा का कारण है ना, अब आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ी आपदा आई, और ऐसी आपदा 3 दिन में इतना तहस नहस कर गई हमारी पूरी, और विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र को, उससे ये सड़कों का बहुत इसमें दुर्दशा हुई है। नहीं तो सड़कें, ऐसी बात नहीं, आप देश में कहीं अन्य राज्यों में जाएंगे तो आपको उत्तराखंड की जैसी सड़कें कहीं नहीं मिलेंगी। और फिर हमने गांव-गांव सड़क पहुंचाने का भी काम किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी किया। आज ऐसे ऐसे गाँव में जहाँ हम लोग अगर चले जाते थे तो फिर 4 दिन के बाद हमें सड़कें दिखती थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सड़कें मिली हैं। लेकिन मैंने कहा ना, पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, हमें अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। पानी की जहाँ तक सवाल है अल्मोड़ा का,
क्योंकि अल्मोड़ा विधानसभा का ग्रामीण परिवेश भी है और शहरी भी है। अल्मोड़ा शहर, क्योंकि जब आज से हम 10 साल पीछे जाते हैं तो यहाँ की बसावट में और आज की बसावट में बहुत अंतर हो गया। सारे लोग गांव से अन्य जगहों से भी यहाँ अल्मोड़ा आते हैं। मैंने कहा ना, पलायन, मैं फिर पलायन पर आ रहा हूँ, अपना और अच्छा करने के लिए भी लोग पलायन करते हैं। तो वो कोई चिंता नहीं है, लेकिन भाई जहाँ वो बस रहे हैं वहाँ तो उनको संसाधन देना पड़ेगा ना, व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। पानी अल्मोड़ा की जहाँ तक पानी की समस्या है, ऐसी बहुत गंभीर समस्या तो पानी की नहीं है। अभी 24 करोड़ रुपये सरकार ने फिर अवमुक्त करके यहाँ नई योजना बन रही है। कुछ ही दिनों में अल्मोड़ा में उसका पानी आ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा इस बात को, जनता की बात को स्वीकारता हूँ कि हमें हमेशा और बेहतर करने की आवश्यकता है और हम बेहतर करेंगे। चलिए, देखते हैं सर कि इस बार इस बेहतर के लिए मौका दिया जाता है या फिर नहीं। सर, देखिए, किसी पार्टी में आंतरिक कलह होती है, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को प्रभावित करती है। और कांग्रेस की जो आंतरिक कलह है उसे वो लोकतंत्र कहते हैं। हालांकि बीजेपी में जो आंतरिक कलह होती है उसे कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है और पार्टी मजबूत प्रत्याशी लेकर आ जाती है। ये हमने हमेशा देखा है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो अल्मोड़ा सीट की अगर मैं बात करूं तो जो आंतरिक कलह है वो कहीं ना कहीं प्रभावित इस बार चुनाव को कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि इस बारे में आप खुद ही बताएं कि क्या कहना चाहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे वहाँ कहीं आंतरिक कलह नहीं है। मैं बिल्कुल इसको खुले मन से कह रहा हूँ। ठीक है, कार्यकर्ता हैं। देखिए, हमारे ना भारतीय जनता पार्टी में हमारे 52 मोर्चा, प्रकोष्ठ, विभाग और प्रकल्पों का मिलकर एक संगठन है। फिर हमारा मातृ संगठन है, हमारे बहुत सारे और संगठन है। कार्यकर्ता के मन में इच्छा होती है और हर कार्यकर्ता योग्य भी होता है और हर कार्यकर्ता का वो अधिकार भी है कि मैं चुनाव लड़ूँ। तो ऐसा कहीं होगा, सब कार्यकर्ताओं का अधिकार है। लेकिन मैं ये बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि कोई अंतर कलह नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई कहीं किसी के मन में मनमुटाव नहीं है। पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी के एक प्रक्रिया का एक उचित माध्यम है, उस पर काम चल रहा होगा। जो निर्णय पार्टी का होगा वो हर कार्यकर्ता को स्वीकार होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र को आज तक के इतिहास में सबसे अधिक मतों से इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी। ठीक है सर। रघुनाथ जी फिलहाल यहाँ से विधायक हैं और ऐसा मुझे लगता है कि हर टीवी चैनल में अब तक ये छप चुका है या आ चुका है कि कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूट था आप दोनों के बीच में वो बहुत चर्चा का विषय रहा। हालांकि आपने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है और उस परिवार का पूरा सहयोग करूंगा। जब कहीं ना कहीं आपकी बगावत की बात भी सामने आई तब भी आपने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। लेकिन अब जब समझौते की बात निकलकर सामने आई तो जनता आखिर कैसे विश्वास करे। मैं चाहती हूँ कि एक संदेश आप जनता के लिए भी दें कि भाई इस तरह की कलह जब होती है तो आपकी पार्टी क्या सोचती है जनता के लिए। क्योंकि अगर आंतरिक कलह और समझौता जैसी बातें या ये शब्द सामने आते हैं तो जनता ठगा हुआ महसूस करती है। नहीं, देखिए ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई कलह नहीं है और कोई समझौते वाली जैसी बात भी नहीं है। भाई, रघुनाथ सिंह चौहान जी हमारे बड़े भाई हैं, वो अभी यहाँ के विधायक हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं। जनता भी उनका सम्मान करती है और वो भी जनता का सम्मान करते हैं। अब उसके बाद पार्टी क्या तय करती है, किस क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती है ना। और मैं फिर कह रहा हूँ कि रघुनाथ सिंह चौहान जी हों या कोई भी हो, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते भी मुझे भी लगता है यदि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं पार्टी के सिपाही के रूप में चुनाव लड़ूंगा। और नहीं तो बाकी कहीं ऐसा कोई कहीं भी नहीं है। और कुछ चैनल, जो भी चैनलों के माध्यम से या जहाँ से भी जो गया, वो कहीं सत्यता नहीं है। ऐसा किसी ना हमारे बीच में कोई मनमुटाव था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। तो इस बार आपको लगता है कि आप मजबूत दावेदार हैं, पार्टी आपको टिकट देगी? नहीं, देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ ना। मैंने कहा ना कि हर कार्यकर्ता का अधिकार भी है और वो योग्य भी है। और ऐसा नहीं है कि मैं ही योग्य हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कहता। हर कार्यकर्ता योग्य है। और क्योंकि मैं वर्षों से पार्टी के बीच में, समाज के बीच में काम कर रहा हूँ, मैं विधायक भी यहाँ का रहा हूँ और लोग मुझे बहुत स्नेह करते हैं, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर पार्टी मुझे देगी तो अभी मैं भी मजबूत प्रत्याशी। लेकिन अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो कहीं ना कहीं वो समझौते वाली बात सच साबित हो जाएगी। नहीं नहीं, समय फिर नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। आप बिल्कुल निश्चित मानिए, कोई समझौता और कोई समझौते के आधार पर कुछ है भी नहीं। क्योंकि मेरे जैसे और भाई भी तो हमारे हैं ना, और लोग सबकी इच्छा है। अब पता नहीं क्या पार्टी का निर्णय होगा, क्या जनता का निर्णय होगा। क्योंकि विभिन्न प्रकार की विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में सारी सर्वे चल रही हैं और सारी चीज़ें भी चल रही हैं। पार्टी का निर्णय होगा। हमारा लक्ष्य है अब की बार 60 पार। चलिए, ठीक है सर, देखते हैं 60 पार कितना सफल हो पाता है। लेकिन पार्टी का निर्णय और जनता का परिणाम भी किसके पक्ष में आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अल्मोड़ा की जनता के लिए बीजेपी की तरफ से क्या संदेश है, क्योंकि नाराजगी हल्की हल्की नजर आने लगी है? नहीं, मैं कहता हूँ यदि अल्मोड़ा की जनता के मन में कहीं कोई नाराज़गी है तो हमसे कोई कमियां रह गई होंगी तो हम क्षमा चाहते हैं। और जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, पार्टी को मिलेगा। हम उन सबको दूर करते हुए और बेहतर से बेहतर देंगे। इस बात के लिए जनता को विश्वास दिला रहे हैं और उनसे अनुरोध भी करते हैं, आप हमेशा की तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा। निस्संदेह इस अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र का और बहुत अच्छी तरह से विकास होगा।
देखते हैं, ये तो हो गई कि आखिर नेता अपनी जुबानी से क्या कुछ कहते हैं। जनता की जुबानी कुछ और बातें सामने आती है, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या वो चाहते हैं नेताओं से। लेकिन नेताजी ने अपनी बात आपके सामने रख दी है। अब देखने वाली बात होगी कि अल्मोड़ा की जनता कितना सपोर्ट करती है या फिर नहीं करती, वो तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।